नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग माइंड की पॉडकास्ट ज्ञान की राह में। आज का विषय है शिक्षण अभिक्षमता, जो न केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उन सभी के लिए ज़रूरी है जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। भारत में विशेषकर उत्तराखंड में शिक्षा का एक विशेष स्थान है और एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है अभिक्षमता ज्ञान, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्ञान। तो तो चलिए शुरू चलिए करते हैं आज हम टीचिंग जानेंगे एप्टीट्यूड शिक्षा से अभिक्षमता संबंधित से एमसीक्यू संबंधित जिन्हें आप कुछ वन यूट्यूब लाइनर म्यूजिक पर सुन एमसीक्यूज, सकते हैं। तो आज का जो पहला कि क्वेश्चन है, उत्तराखंड आपकी की कक्षा में आप स्टेट्स पाते की हैं कि पढ़ाई में या जितनी लंबी भी टीचिंग अंतराल के एग्ज़ाम्स कारण हैं उनके लिए कुछ बहुत विद्यार्थी महत्वपूर्ण एक प्रसंग हैं। को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उन लोगों की मदद करेंगे जो मदद अतिरिक्त कक्षाओं लेकर करेंगे, या अभिभावकों से कहेंगे कि घर पर मदद करने की व्यवस्था करें, या आप अपनी कक्षा को जारी रखेंगे, या आप प्रधानाध्यापक की हेल्प लेंगे। तो आप क्या करेंगे? उन लोगों की मदद के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। छोटे बच्चों का समूह है तो उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छोटे बच्चों का समूह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए आप क्या करेंगे? शारीरिक विधि करेंगे, या फिर उनकी जो है कक्षा में स्थान बदल देंगे, या फिर आप जो है कक्षा को ही स्थगित कर देंगे, या बच्चों से कहेंगे कि ध्यान दें? तो इसका आंसर रहेगा, आप क्या करेंगे? गतिविधि कराएंगे, शारीरिक गतिविधि कराएंगे। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के पास क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, या शिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए, या छात्रों की विषय का ज्ञान होना चाहिए? तो आपको इस सभी का ज्ञान होना चाहिए, विषय का भी, शिक्षण पद्धतियों का भी, छात्रों के विषय का भी ज्ञान होना चाहिए। कौन सी शिक्षण योजना का मुख्य बिंदु है? प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, या कोई नहीं? तो जो शिक्षण योजना होता है उसका जो मुख्य बिंदु होता है वो विद्यार्थी होता है। कक्षा शिक्षण में सामूहिक क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या होता है? कक्षा शिक्षण में जो सामूहिक क्रियाकलाप है उनका उद्देश्य शिक्षक के कार्यों के भार को कम करना होता है, या अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना होता है, या फिर अवधारणाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना होता है। तो कक्षा में सामूहिक क्रियाकलाप का उद्देश्य अधिकांश बच्चों को अधिगम में शामिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि जब शिक्षार्थी जो है शिक्षक शिक्षार्थी में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी सर्वोत्तम अधिगम संगठित होता है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत, या प्रोत्साहन का सिद्धांत, या साहचर्य का सिद्धांत? तो यह सिद्धांत है प्रोत्साहन का सिद्धांत। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या कहता है? जब शिक्षक विद्यार्थी में रुचि पैदा करने में सफल होता है तभी हम कहेंगे कि सर्वोत्तम अधिगम संगठित हो रहा है। तो ये प्रोत्साहित कर रहा है, तभी जो है जो अधिगम है वो संगठित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप होगा? प्रश्नोत्तरी करना, समन्वित करना, इनके असेंबल करना, गृह कार्य देना, या शारीरिक शिक्षा? तो सबसे कम क्या होगा? गृह कार्य देना। तो पहले दिन आकर के आप स्कूल में गृह कार्य नहीं देंगी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, कुछ क्रियाकलाप करा सकते हैं। नेक्स्ट है, 7 वर्ष का एक छात्र कक्षा स्तर के अनुसार पढ़ने में असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास करा देना चाहिए, या अभिभावक को सूचित करना चाहिए, या उसी कक्षा में उसे रोक देना चाहिए, या फिर विशेषज्ञ की सलाह का कारण ढूंढना चाहिए? तो 7 वर्ष का एक छात्र है तो कक्षा स्तर के अनुसार अपने पढ़ने में वो असमर्थ है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे नीचे के स्तर का पठन अभ्यास कराना चाहिए, क्योंकि वह उस क्लास में तो सीख ही नहीं पा रहा है तो उसे क्या फ़ायदा। तो इससे अच्छा है कि उसको पहले नीचे के स्तर सरल चीज़ें सिखाएं, उसके बाद उसको अपनी कक्षा की चीज़ें सिखाएं। किस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े रहते हैं? अध्ययन प्रक्रिया के द्वारा, अधिगम प्रक्रिया के द्वारा, या मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा, या निरीक्षण प्रक्रिया के द्वारा? तो शिक्षक जो है अधिक जो होता है अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। शिक्षक बच्चों को किस प्रकार के अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं? तो शिक्षक बच्चों को सक्रिय अधिगम बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को पढ़ाना अच्छा होता है, क्यों? पहला कि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। दूसरा, यह सीखने में आसान है। तीसरा, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। चौथा, यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों को यह प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी दक्षता जो है शिक्षक के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? पाठ्यक्रम में संभावित क्रियाकलाप कराने की योग्यता की दक्षता, या बच्चों को पाठ्यक्रम पर उनके विचारों में मदद करने की योग्यता? तो इसका आंसर रहेगा शिक्षक को जो है बच्चों के पाठ्यक्रम पर उनके विचारों में मदद करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए, न कि पाठ्यक्रम से संबंधित क्रियाकलाप कराने की। क्रियाकलाप ठीक है, बट पाठ्यक्रम से संबंधित उनके जो विचार हैं उनमें मदद करने की योग्यता ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना, या समयनिष्ठ होना, या छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना, या अच्छा वक्ता होना? तो एक शिक्षक का सबसे आवश्यक जो है वह छात्रों की दिक्कतों को सुलझाना। क्यों एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है? छात्रों को व्यस्त रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए, या विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या पढ़ाई के लिए? तो शिक्षक कक्षा में प्रश्न इसलिए पूछता है जिससे कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर सके। एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का सूचक क्या है? स्कूल में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसका सूचक क्या है? बुनियादी सुविधाएं, या कक्ष जो है उसकी पद्धति क्या है? तीसरा क्या है आपका पाठ्यक्रम की जो किताबें हैं उनमें शिक्षण अधिगम जो सामग्री है, या फिर विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर? तो एक स्कूल में शिक्षा की अत्यंत गुणवत्ता का जो सूचक है वो होता है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शामपट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, कहानी सुनना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए? कक्षा में बच्चों के बीच इच्छा जगाए रखने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। कौन सी प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के मूल्य उद्देश्य होते हैं? प्राथमिक शिक्षक स्तर पर जो होते हैं विज्ञान का जो उद्देश्य होता है, मूल उद्देश्य होता है तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सीखना बेहतर क्यों होता है? क्योंकि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। इस वजह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में सीखना बेहतर रहता है। विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा क्या है? विज्ञान विधि में जो है शिक्षण में जो है परियोजना विधि की मुख्य सीमा नंबर 1 विभिन्न विषयों में अवधारणाओं का एकीकरण होना है। छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना होता है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। या नंबर 4 ज्ञान अनुक्रमित तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता है। तो परियोजना पद्धति में ज्ञान जो होता है अनुक्रमित तरीके से प्राप्त किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है तथा इनमें विभिन्न विषयों में जो अवधारणाएं हैं उनको एकीकरण प्राप्त किया जा सकता है। बट कौन सा नहीं है? छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना होता है। जिस कारण परियोजना पद्धति की मुख्य सीमा यह है कि छात्रों को अधिक मानसिक और शारीरिक काम करने को प्रेरित करती है। तो दोस्तों कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? देर से आने पर कारण जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा है, गृह कार्य देने से क्या फ़ायदा होता है? इससे क्या होता है, गृह कार्य देने से छात्रों में स्वाध्याय की जो आदत होती है वो विकसित होती है। शिक्षक की सफलता क्या है? शिक्षक की सफलता जो है छात्रों की उच्च उपलब्धि स्तर होता है। एक छात्र का सबसे अच्छा शील गुण क्या है? एक छात्र का सबसे अच्छा जो शील गुण होता है वो होता है आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की खेल जो विधि थी प्रणाली उसमें किसने योगदान दिया था? उसमें प्रोवेल ने अच्छा योगदान दिया था। कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट है, मानक शिक्षा बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? मानक शिक्षा मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अगर हमने बढ़ाना है तो इसके लिए क्या नेसेसरी है? इसके लिए आवश्यक है छात्रों का लगातार मूल्यांकन
हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र विषय से हटकर कोई प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आप कक्षा में हैं, कोई विषय पढ़ा रहे हैं, बट छात्र जो है विषय से हटकर अगर क्वेश्चन पढ़ा रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। एक आदर्श शिक्षक क्या होता है? एक आदर्श शिक्षक एक दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक होता है। कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए क्या करना होगा? कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल बनाने के लिए विद्यार्थियों में सहभागिता की समान अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? प्रगतिशील शिक्षा की जो प्राथमिक विशेषता है वो है पाठ्यक्रम लचीलापन। प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके प्रवर्तक जॉन डीवी थे। उन्होंने बताया कि जो पाठ्यक्रम होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। किसी बच्चे में असाधारण रूप से सोचना और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इस तरह की जो समाधान करने की और ढूंढने की क्षमता होती है वो सृजनात्मकता कहलाती है। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करेगा? जेंडर स्थायित्व या जेंडर पहचान या जेंडर समानता या जेंडर रूढ़िबद्धता। तो यह शो करता है कि वह जेंडर रूढ़िबद्धता शो कर रहा है। तो दोस्तों याद रखें, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने छात्रों को न केवल ज्ञान देता है बल्कि उन्हें जीवन के लिए तैयार करता है। अगर आपको ज्ञान की राह पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। इस पॉडकास्ट को आप यूट्यूब म्यूजिक ऐप पर भी सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।